हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक इन स्टार्स एक्सप्लेन्ड। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के सबसे फैसिनेटिंग मिस्ट्रीज के बारे में, लाइक डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, डेसी, लैम्डा सीडीएम मॉडल और ये कैसे इंडिया के कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन का हिस्सा है। अगर आपको यूनिवर्स और स्पेस साइंस पसंद है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का टॉपिक आपके दिमाग का जीपीएस चेंज कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के जो टॉपिक्स हैं, यूनिवर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, देन द डिफरेंट थ्योरीज बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फिर हम डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को लाइक डिटेक्ट करता है, उसके बारे में बात करेंगे, एंड देन डिफरेंट मॉडल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज यूनिवर्स। आप यूनिवर्स से क्या समझते हैं? तो इफ आई टॉक अबाउट यूनिवर्स, यूनिवर्स इज अ मिक्सचर ऑफ 4 कंपोनेंट्स। यूनिवर्स में जो है वो 4 कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या? आई राइट हियर वन बाय वन। फर्स्ट इज मैटर, ठीक है, देन देर इज एनर्जी, थर्ड इज स्पेस एंड फोर्थ थिंग इज टाइम। ठीक है, तो इस पूरे यूनिवर्स में ये 4 चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर इंक्लूड्स एवरीथिंग लाइक द गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट और गैसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर में आती हैं। ठीक है, देन इफ आई टॉक अबाउट एनर्जी, एनर्जी इज लाइक लाइट, वट एवर लाइट वेट दैट वी सी इन आवर लाइक यूनिवर्स, और द रेडिएशंस, डार्क एनर्जी, लाइट, रेडिएशंस, ये सब इसके पार्ट हैं। ठीक है, एनर्जी के हैं। देन अगर हम बात करें स्पेस की, स्पेस इज वो जगह जहाँ पे ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, इनको इनको होने के लिए कुछ जगह चाहिए, कुछ स्पेस चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेस। ठीक है, दैट रीजन इज कॉल्ड स्पेस। तो ये चीज़ें कहाँ पर हैं दुनिया में, उस जगह को हम बोलते हैं स्पेस। एंड देन फोर्थ फैक्टर इज दी टाइम, फोर्थ कंपोनेंट इज टाइम, जो ये हमें बताता है कि जो यूनिवर्स है उसमें जो कोई भी इवेंट हो रही है वो कब हो रही है, पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है या फ्यूचर में हो रही है, राइट। सो टाइम इज फॉर मेजरिंग दी हिस्ट्री ऑफ द इवेंट, की इवेंट कब हो रही है, राइट। अभी प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है या फ्यूचर में हो रही है, ठीक है ना। ओके, देन तो इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से स्पेस इज टेलिंग अबाउट वेयर एन इवेंट इज अकरिंग, वेयर एन इवेंट इज अकरिंग, कोई भी चीज़ कहाँ पर है और कहाँ पर हो रही है। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम टेल्स अस कि कोई भी चीज़ कब हो रही है, तो कहाँ और कब का आंसर हमें स्पेस और टाइम देते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट इज, इसके अलावा एक यूनिवर्स को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यूनिवर्स में वो सारे रीजन्स हैं जो हम देख सकते हैं और जो हम नहीं भी देख सकते, राइट। ऐसा नहीं है कि हम यूनिवर्स के सारी चीज़ें देख सकते हैं। देयर आर फ्यू एरियाज विच आर स्टिल नॉट लाइक वी आर नॉट विजिबल टू अस। ठीक है, तो अगर हम साइंस के हिसाब से बात करें, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, our universe is almost 13.8 billion years old. This age is very important. So the age of our universe is 13.8 billion years. And this universe is continuously expanding. It has expanding nature. We have studied this thing in the previous video कि कैसे हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, इसके हमारे पास क्या क्या प्रूफ हैं। तो इन द लास्ट वीडियो इफ यू हैव नॉट सीन, यू जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। मैंने उसमें बहुत डिटेल में 3 रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है दैट इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, सो इट इज प्रूव्ड बाय एडविन हबल इन 1929। ठीक है ना, चलिए आगे। तो अगर आप यूनिवर्स को समझें तो यूनिवर्स एक ऐसी किताब है जिसके कुछ पेजेस अभी तक हम पढ़ पाए हैं, जो हम पढ़ पाए हैं उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और कुछ पेजेस अब भी हमसे छुपे हुए हैं। ठीक है, और ये किताब जो है वो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, एक्सपेंशन, हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो ये किताब दिन ब दिन और मोटी होती जा रही है। अब इस सिंपल एनालॉजी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें तो ये यूनिवर्स का वो हिस्सा है जिसे हम अर्थ से टेलीस्कोप्स की मदद से, सैटेलाइट्स की मदद से या किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की मदद से देख सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लाइक व्हाई आर वी लिमिटेड टू सी ओनली सम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, नॉट फुल यूनिवर्स। तो रीजन ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज फिक्स्ड। जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑल्दो इट्स वेरी फास्ट, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं है। अगर ये स्पीड इनफाइनाइट होती तब हम पूरे यूनिवर्स को लाइक डिटेक्ट कर लेते, देख लेते, बट ये स्पीड फिक्स है, ये लिमिटेड है। तो इस वजह से ये हम पर एक लिमिटेशन डालती है कि हम कितना यूनिवर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो यूनिवर्स की एज है दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन फॉर अस, दैट एज इज 13.8 बिलियन ईयर्स। मतलब जो चीज़ें हमसे 13.8 बिलियन ईयर्स दूर हैं, राइट, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई प्लानट है या ऐसी कोई गैलेक्सी है जो हमसे 13.8 बिलियन ईयर्स दूर है, तो हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। रीज़न कि उससे आने वाली लाइट जो है वो अभी तक हम तक पहुंची ही नहीं है, क्योंकि हम अभी उतने बूढ़े ही नहीं हुए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट, अगर हमारे पास कोई चीज़ किसी प्लैनेट से लाइट आ रही है तो हम वी मेजर द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द लाइट ईयर्स, राइट। तो अगर कोई चीज़
हमसे इस डिस्टेंस से ज़्यादा है, लाइक 13.8 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा दूर है, तो उस तक हम मतलब उससे जो लाइट आने वाली है वो हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी और हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर और सिंपल वर्ड्स में इसे समझें तो एक आप सोचो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि लाइक एक आप एक अंधेरी केव के अंदर टॉर्च लेके खड़े हो, ठीक है। तो जब आप टॉर्च ऑन करते हो तो लाइट आपको जो टॉर्च की मदद से आप कुछ एरिया केव का देख सकते हो, राइट। ओनली दैट एरिया जहां तक लाइट पहुंच रही है, बट केव इज स्टिल आफ्टर दैट लाइट, मतलब जहां तक टॉर्च की लाइट जा रही है उसके बाद भी केव है, राइट। बट स्टिल द पॉइंट इज कि वी कैन नॉट सी दैट केव, रीजन इज कि वहां तक लाइट पहुंच ही नहीं रही है, राइट। तो इसीलिए हम भी यूनिवर्स का उतना ही हिस्सा देख पाते हैं जहां से हम तक लाइट पहुंच पा रही है, जहां से लाइट हम तक नहीं पहुंच पा रही वो हिस्सा हम देख ही नहीं पा रहे, राइट। तो इट इज दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कॉस्मिक हॉराइजन, इसको हम बोलते हैं कॉस्मिक हॉराइजन, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो however, due to the expansion of space, the actual size of the observable universe is about 93 billion light years in the diameter. So this value is also important. What is the size of observable universe? It is 93 billion light years in diameter. ठीक है, ओके, चलिए। यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, और अगर हम उसके साइज की बात करें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, दैट इज 93 बिलियन लाइट ईयर्स। तो द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज जस्ट लाइक अवर कॉस्मिक हॉराइजन। हॉराइजन को समझते हैं, लाइक अगर आप अर्थ पे हो, इफ यू आर हेयर, तो वी कैन ओनली सी अबव द हॉराइजन लेवल। अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो इफ इट इज हॉराइजन इज दैट पॉइंट जहाँ पे हमें लगता है कि जो स्काई है एंड द अर्थ दे आर मीटिंग टुगेदर, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ हॉराइजन के ऊपर हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर सन हॉराइजन के ऊपर है तो इट इज़ विजिबल टू अस। जब सन हॉराइजन के नीचे चला जाता है देन वी आर नॉट एबल टू सी इट, हम बोलते हैं सन सेट हो गया, ठीक है। तो ये एक हॉराइजन लिमिटेशन होती है। तो सिमिलरली वी कैन कॉल दिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एज अ कॉस्मिक हॉराइजन, मीन्स कि एक लिमिट तक हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक लिमिट के बाद हम यूनिवर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते, रीजन की वो हमारी लिमिटेशन है, दैट इज द हॉराइजन। उसके पीछे क्या हो रहा है वो हमें नहीं दिख पा रहा, क्योंकि वहां से लाइट ही हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ कि कॉस्मिक हॉराइजन क्या है, ठीक है ना। चलिए, नाउ लेट्स मूव अहेड and let's do one question here. Question is about the observable universe. Consider the following statements. First statement is the observable universe is limited by the speed of light and age of the universe. I told you very clearly there are the two conditions due to which we are able to detect the some part of the universe, not the entire universe. And first is the speed of light and second is the age of the universe. So this statement is correct. Second is the size of the observable universe is same for all the observers regardless of their location. That is also true. आप यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, आप उतना ही यूनिवर्स जो है एक्सप्लोर कर पाएंगे, राइट। जैसे कि आप दुनिया में कहीं पर भी हो आपका हॉराइजन लेवल उतना ही रहता है, वही रहता है, ठीक है। आप उतना ही देख सकते हो। तो उसी तरीके से अगर आप यूनिवर्स के किसी दूसरे हिस्से पे से भी अगर यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तब भी जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका जो डायमीटर है दैट विल नॉट चेंज। आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। मीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई एलियन है जो दूसरी गैलेक्सी से टेलीस्कोप की मदद से यूनिवर्स को देख रहा है, ठीक है। तो जो उसको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका भी जो डायमीटर है दैट विल बी 93 बिलियन लाइट ईयर्स, बट उसका सेंटर अलग होगा, ठीक है। लाइक आप यहाँ देख रहे हो तो आपका डायमीटर ऐसे बनेगा, आपका सर्कल ऐसे बनेगा, बट इफ अ पर्सन इज हेयर तो उसका डायमीटर ऐसे बनेगा। जो डायमीटर है ऑफ द यूनिवर्स दैट विल नॉट चेंज, दैट विल बी सेम, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब बात करते हैं द थर्ड पॉइंट विच इज द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज आइडेंटिकल टू द इंटायर यूनिवर्स। नो, दिस इज नॉट ट्रू। रीजन कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है और जो टोटल यूनिवर्स है दे आर डिफरेंट थिंग, एंड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज अ सबसेट ऑफ द इंटायर यूनिवर्स, मीन्स हम पूरे यूनिवर्स का कुछ हिस्सा ही देख पाते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ओनली 1 and 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ओके, इफ आई टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स, तो यूनिवर्स के जो मेन कंपोनेंट्स है इट इज 3 कंपोनेंट्स। वन इज दी, so first is matter, then second is the dark matter, and the third is the dark energy, ठीक है। ये यूनिवर्स के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, तो इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिवर्स के जो ऑर्डिनरी मैटर है, ऑर्डिनरी मैटर की अगर हम बात करें जिसे हम बैरियोनिक मैटर भी कहते हैं, तो विच इज़ रफली 5%, ठीक है। जो बैरियोनिक मैटर है इट ओनली कंस्टिट्यूट्स 5% ऑफ द यूनिवर्स। इसमें हम क्या क्या, ये वो मैटर है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिससे हम इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स आर सन, ठीक है। जितने भी स्टार्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि हमारा अर्थ हो गया और मून हो गया, दैट इज इंक्लूडेड। जितनी भी गैसेज हैं यूनिवर्स के अंदर और जो डस्ट है जो गैलेक्सीज के अंदर क्लाउड्स की तरह घूम रही है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड ऑल्सो द लिविंग बींग्स, हर वो चीज़ जो एटम से बनी है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बनी है, वो बैरियोनिक मैटर कहलाती है, ठीक है। सो एवरीथिंग विच इज मैटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द डार्क मैटर, ठीक है। व्हाट इज डार्क मैटर? तो अगर हम डार्क मैटर की बात करें तो इट इज़ रफली लाइक 27%, ठीक है। जो हमारा यूनिवर्स है उसका 27% जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ
डार्क मैटर. So why we call it dark? Dark means something which is not visible. ये visible नहीं है, it is invisible. Why it is invisible? Because it does not emit or absorb the light. ये ना तो लाइट एमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए हम इसे ना डायरेक्टली देख पाते हैं, ठीक है, और ना ही डिटेक्ट कर पाते हैं. तो इसका एक इनडायरेक्ट प्रूफ ये होता है कि इसकी हम ग्रेविटी के इफेक्ट्स को हम महसूस कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि जो हमारी गैलेक्सीज हैं वो इतनी तेजी से लाइक घूम रही हैं, बट स्टिल दे डोंट ब्रेक. वो अलग अलग क्यों नहीं हो रही? तो उसके कंपोनेंट्स हैं गैलेक्सीज के, वो एक दूसरे से अलग क्यों नहीं होते? कोई ऐसी चीज़ है इनविजिबल जो उस गैलेक्सी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको सबको बांधे रखती है. सो दैट इज बेसिकली द डार्क मैटर. ठीक है, तो जो डार्क मैटर इज अ रीजन जो कि उन सारे जो गैलेक्सी के जितने भी कंपोनेंट्स, गैलेक्सी में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको बांधे रखती है. इसका नेचर अभी भी अननोन है, साइंटिस्ट डोंट नो अबाउट इट. ठीक है, कि ये इसका क्या नेचर है, बट देर आर फ्यू पॉसिबल प्रिडिक्शंस अबाउट दिस कि there are some exotic particles like WIMPs, weakly interacting massive particles. So these WIMPs are hypothetical particles. ये totally hypothetical है, ठीक है, जिनको जिनका यूज इस डार्क मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है. ये मैसिव होते हैं क्योंकि इनके अंदर मास होता है. दीज आर मैसिव बिकॉज दे कंटेन मास एंड दे आर वीकली इंटरेक्टिंग इन नेचर. लाइक ये नॉर्मल मैटर से के साथ बहुत ही वीकली इंटरेक्ट करते हैं, लाइक एटम्स के साथ या लाइट के साथ ये बहुत ही कम इंटरेक्शन करते हैं. तो दैट्स वाई दे आर वीकली इंटरेक्टिंग. ठीक है, और ये डार्क मैटर के बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाते हैं क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये एक्सप्लेन हो जाता है कि यूनिवर्स में इतना इनविजिबल जो है मास वो कहाँ से आ रहा है. राइट, तो ये जो WIMPs हैं, विम्प्स हैं, इन शॉर्ट वी कैन से दे एक्सप्लेन दी डार्क मैटर ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है ना, तो दे आर लाइक घोस्ट पार्टिकल्स. दे आर लाइक घोस्ट पार्टिकल्स. दे आर लाइक घोस्ट पार्टिकल्स जो विच आर इनविजिबल, बट उनका इफेक्ट हम लोग महसूस कर सकते हैं. ठीक है ना, राइट. व्हाट इज द इफेक्ट? कि इनका इफेक्ट है ग्रेविटी. दे क्रिएट द ग्रेविटी. और अगर आप इनको और अच्छे से समझें तो लाइक आप डार्क मैटर यू कैन ट्रीट इट लाइक अ ग्लू जो कि गैलेक्सीज को बाइंड करता है. ओके, द फंक्शन ऑफ द डार्क मैटर इज टू बाइंडिंग गैलेक्सीज टुगेदर. राइट, ठीक है ना, ये हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन नेक्स्ट थिंग इज डार्क एनर्जी. अगर हम बात करें डार्क एनर्जी की, सो दैट इज ऑलमोस्ट 68% ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, और डार्क एनर्जी को वी एक्सप्लेन लाइक इट्स अ मिस्टीरियस फोर्स विच इज कॉजिंग द एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स. ये तो हमें पता ही है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, बट इट इज एक्सपेंडिंग एट एक्सेलरेटेड पेस, मतलब बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है. तो जो उसका एक्सपेंशन रेट है दैट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. ऐसा नहीं है कि इट इज एक्सपेंडिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट, इट इज एक्सपेंडिंग एट एक्सेलरेटेड रेट. ठीक है, इसको भी हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, राइट, बट इसकी इफेक्ट को हम कुछ ऐसे कॉस्मिक फिनोमिना है जिसके थ्रू हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लाइक सुपरनोवा एंड CMBR. ठीक है, तो सुपरनोवा एंड CMBR की जब हम स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई एक इनविजिबल एनर्जी है, एक मिस्टीरियस फोर्स है जो यूनिवर्स में एक्सिस्ट करता है और इस यूनिवर्स को जो है वो एक्सपेंड करने के लिए मजबूर कर रहा है. ठीक है ना, सो दैट इज कॉल्ड डार्क एनर्जी एंड दिस डार्क एनर्जी कंपोनेंट इफ यू सी इट्स 68%. बहुत ज़्यादा है ये. ठीक है, क्लियर. तो ये एक ऐसी लाइक डार्क एनर्जी की अगर हम बात करें, इट इज ऑपोजिट ऑफ द डार्क मैटर. डार्क मैटर क्या कर रहा है? यूनिवर्स को बाइंड करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, बट जो डार्क एनर्जी है वो यूनिवर्स को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है. तो दो पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक एंटी पैरेलल आई वुड से. एक यूनिवर्स को लाइक कंप्रेस करना चाहता है और दूसरा जो है यूनिवर्स को एक्सपेंड करना चाहता है. ठीक है ना, डार्क एनर्जी इज दैट. तो डार्क एनर्जी इज लाइक एंटी ग्रेविटी थिंग. ये एक कॉस्मिक एंटी ग्रेविटी है. इसको हम डार्क एनर्जी को कॉस्मिक एंटी ग्रेविटी की तरह बोल सकते हैं. इट इज कॉस्मिक एंटी ग्रेविटी. तो पूरे यूनिवर्स को जो ये फैलाने का काम कर रही है, राइट. ठीक है, अगर डार्क मैटर यूनिवर्स को लाइक कंप्रेस करना चाहता है, स्क्वीज करना चाहता है, तो डार्क एनर्जी जो है यूनिवर्स को वो एक्सपेंड करना चाहती है, स्ट्रेच करना चाहती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, okay, let's practice one question here. Question is with reference to the composition of the universe, consider the following statements. Dark energy makes up the largest share of the total universe. Yes, that's true. Dark energy सबसे ज़्यादा है. Then dark matter interacts with light, which is why it is visible through telescopes. No, dark matter तो interact ही नहीं करता light के साथ. That's why it is invisible, right? And then ordinary matter constitutes less than 10%. Yes, that is true. It constitutes only 5%. So that is true. So which option is correct here? Only 1 and 3 are correct. चलिए. Then let's move ahead. Okay, let's talk about the different theories which were given by the different scientists to explain the origin of the universe. इसमें बहुत सारी theories हैं. The Big Bang is the most accepted theory. इसके ऊपर हम एक separate video बनाएंगे अभी. इसके just after that, the next video will be on Big Bang theory. ठीक है, because it's a very important topic for UPSC. इसमें बहुत सारे questions पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इसको हम next video में देखेंगे. Then there is another theory, steady state theory, oscillating universe theory, inflationary universe theory, and then multiverse theory. ठीक है, तो इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्विकली. चलिए,
तो फर्स्ट इज दी स्टेडी स्टेट थ्योरी. अगर स्टेडी स्टेट थ्योरी की बात करें, इट वॉज प्रपोज्ड बाई फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी एंड दी थॉमस गोल्ड इन 1948. इनका जो मेन आइडिया था दैट वाज कि द यूनिवर्स हैज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड. ठीक है, ये हर टाइम सेम लगता है. ठीक है, अगर यूनिवर्स को आप ऑब्जर्व करोगे इट विल अपीयर टू बी सेम एट ऑल टाइम्स. इसकी ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंडिंग है. तो अब सवाल उठता है कि अगर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो ये सेम कैसे हुआ. तो उन्होंने सेम कहने का मतलब ये था कि जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता है तो जो नया मैटर कंटिन्यूसली क्रिएट भी होता रहता है, ताकि जो यूनिवर्स की जो ओवरऑल डेंसिटी है दैट रिमेन्स सेम. ठीक है ना. तो इनका जो मेन आइडिया था स्टेडी स्टेट थ्योरी का दैट वाज कि द यूनिवर्स द डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. डेंसिटी को कांस्टेंट रहना पड़ेगा. ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए. तो अगर मास बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए. मास बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए. बट ये थ्योरी जो है रिजेक्ट हो गई जब CMBR डिस्कवर हुआ. तो उसके बाद इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. कि यूनिवर्स जो है वो एक हॉट डेंस पार्टिकल से ओरिजिनेट हुआ है. ठीक है, तो दैट्स वाई इट वॉज डिस्कार्डेड. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन नेक्स्ट इज ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी. ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी की अगर हम बात करें तो इस थ्योरी के हिसाब से जो यूनिवर्स है वो एक साइकिल फॉलो करता है. व्हाट इज दैट साइकिल. पहले एक बिग बैंग होगा, एक्सप्लोजन होगा, देन उस एक्सप्लोजन से जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड करेगा. राइट, बिग बैंग होगा, देन इट विल एक्सपेंड, देन फिर क्या होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है, फिर अगेन यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक बहुत छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, बिग क्रंच. सो लाइक बिग बैंग होता है उसको अपोजिट होगा बिग क्रंच. एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यूसली कीप गोइंग. ठीक है, ये साइकिल इनफाइनाइटली टाइम्स होती रहती है. ठीक है, राइट, इस यूनिवर्स में. आई होप इट्स क्लियर नाउ. ठीक है ना. तो ये साइकिल इनफाइनाइट टाइम्स यूनिवर्स में होती रहती है. इसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है. देयर इज नो प्रूफ ऑफ दिस थियरी, बट इसको कॉस्मोलॉजी में डिस्कस किया जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन नेक्स्ट इज इन्फ्लेनेटरी यूनिवर्स थियरी. इट वॉज प्रपोज्ड बाई एलन गुथ इन 1981. It states that just after the Big Bang, the universe underwent an extremely rapid exponential expansion in a fraction of a second. तो इन्होंने ये बिग बैंग का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, थोड़ा डिफरेंट वर्जन है. इन्होंने ये कहा कि जैसे ही बिग बैंग हुआ तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द यूनिवर्स एक्सपेंडेड लाइक एक्सट्रीमली फास्ट एट अ रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. बहुत तेज़ी से जो है यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ. तो ये कहीं ना कहीं ये थ्योरी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती है यूनिफॉर्मिटी ऑफ CMBR एंड द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स. और इसको थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द बिग बैंग मॉडल कहा जाता है. ठीक है, चलिए. देन मल्टीवर्स थ्योरी, स्पेकुलेटिव. मल्टीवर्स थ्योरी की अगर हम बात करें, दिस थ्योरी इज इट सजेस्ट कि जो हमारा यूनिवर्स में सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है, ये हमारी इस पूरे ब्रह्मांड में मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं और हमारा जो यूनिवर्स है इट इज़ वन ऑफ देम. और हर यूनिवर्स के जो है अलग अलग लॉज हैं. ठीक है, हर यूनिवर्स के सेपरेट लॉज हैं. लाइक जो लॉज इस यूनिवर्स में है दे आर नॉट एप्लीकेबल टू द लॉज टू दी अदर यूनिवर्स. ठीक है, बट अभी भी दिस थ्योरी इज स्टिल हाइपोथेटिकल क्योंकि इसका कोई अभी तक हमें प्रूफ नहीं मिला है. दीज आर मेयरली स्पेकुलेशंस बाय द साइंटिस्ट की पैरेलल मल्टीवर्स थ्योरी लाइक मोर देन वन यूनिवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. So before that, we'll practice one question here. Question is, consider the following statements about the different cosmological models of the universe. First is, the steady state theory assumes that the overall density of the universe remains constant because new matter is continuously created. So that is a true statement. Then the oscillating universe model suggests that the universe undergoes repeated cycles of expansion and contraction. Yes, oscillating में continuously जो है expansion and contraction होता रहेगा. Then the Big Bang theory is directly supported by the discovery of the cosmic microwave background radiation. Yes. CMBR जो है वो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करता है. तो व्हाट यू थिंक, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस. ठीक है, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यार. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. देन एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसका सिर्फ पर्पस है डार्क एनर्जी को डिटेक्ट करना. ठीक है, उसकी स्टडी करना. दैट इज कॉल्ड डेसी. डेसी मीन्स डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट. फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, डार्क एनर्जी spectroscopic instrument. It is a scientific project installed at the Kitt Peak National Observatory. Kitt Peak National Observatory, KPNO. ठीक है, Kitt Peak National Observatory which is situated in Arizona, USA. ठीक है, ऑल राइट. इसका जो मेन गोल है दैट इज टू स्टडी दी डार्क एनर्जी और ये समझना कि यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड कर रहा है. ठीक है, तो डेसी फुल फॉर्म इज डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट एंड वेयर इट इज लोकेटेड, इट इज इंस्टॉल्ड एट किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी, एरिजोना. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ आई टॉक अबाउट डेसी, इट यूजेस ऑलमोस्ट 5000 ऑप्टिकल फाइबर्स. 5000 ऑप्टिकल फाइबर्स. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स, व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स दे वर्क ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में काम करते हैं ये. ऑप्टिकल फाइबर्स का बहुत यूज़ होता है, वाईफाई में यूज़ होता है. आजकल जो फाइबर इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं उनमें ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ होता है.
ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में जो सिग्नल लॉस है वो 0% होता है ऑलमोस्ट, तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर्स यहाँ यूज हो रहे हैं। यू कैन सी द अदर यूज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर्स ऑल्सो। ईच फाइबर कलेक्ट्स लाइट फ्रॉम अ डिफरेंट गैलेक्सी और क्वासर। हर फाइबर जो है वो डिफरेंट गैलेक्सी से जो है लाइट कलेक्ट करता है, ठीक है। देन ये लाइट जो है स्पेक्ट्रम में स्प्लिट हो जाती है, जिससे साइंटिस्ट गैलेक्सीज का रेडशिफ्ट मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइट जो लाइट कलेक्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर, फिर ये इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं और मेजर करते हैं कि कितना रेडशिफ्ट आ रहा है। उस रेडशिफ्ट के बेसिस पे उस गैलेक्सी की डिस्टेंस को ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि वेदर इट इज अप्रोचिंग द अर्थ और अप्रोचिंग आर गैलेक्सी और गोइंग अवे फ्रॉम आर गैलेक्सी। तो इससे हमें एक्सपेंशन रेट के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट आर द की गोल्स ऑफ डेसी। तो इसका जो मेन गोल है दैट इज टू लर्न मोर अबाउट द डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी के बारे में और स्टडी करना, ठीक है, क्योंकि इससे हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड टू क्रिएट अ 3D मैप ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का दिस इज द 3D मैप यू कैन सी। यूनिवर्स का जो 3D मैप है दैट इज फॉर्म बाय द डेसी, और ये बताना कि कैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ है ओवर द लास्ट 11 बिलियन ईयर्स, ठीक है। लास्ट 11 बिलियन ईयर्स में कैसे यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड हुआ है, इन सब चीज़ों को स्टडी करना भी इसका गोल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट let's do one question here. Question is with reference to the dark energy spectroscopic instrument. Dark energy spectroscopic instrument. Consider the following statements. DESI is located at the Kitt Peak National Observatory in Arizona, USA. First statement. It is designed to measure the redshift of galaxies using thousands of optical fibers. The primary goal of DESI is to create a 3D map of the universe to study the role of dark energy. And DESI has been jointly developed by the ISRO and NASA. So which of the following statements given above is or are correct? So this is your homework. You have to give the answer of this in the comment box, ठीक है, आपको ये बताना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मॉडल्स की जो सपोर्ट करते हैं यूनिवर्स के एक्सपेंशन को। तो इसमें सबसे जो लाइक टॉप पे मॉडल है, द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल इज द लैम्डा सीडीएम मॉडल। लैम्डा सीडीएम मॉडल, सीडीएम मीन्स कोल्ड डार्क मैटर मॉडल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। इस मॉडल के हिसाब से यूनिवर्स के 3 कंपोनेंट है, मैटर है, ठीक है, देन सेकेंड इज डार्क मैटर, ठीक है, एंड द थर्ड इज डार्क एनर्जी। यही मॉडल जो है एक्सप्लेन करता है कि ये 3 कंपोनेंट हैं हमारे यूनिवर्स के, ठीक है। डार्क एनर्जी हो गया, डार्क एनर्जी हो गया, देन ठीक है डार्क मैटर हो गया, एंड देन ऑर्डिनरी मैटर। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल लाइक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल टुडे। इट एक्सप्लेन्स द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन को भी एक्सप्लेन करता है। तो ये मॉडल ऑलमोस्ट सब जो भी मेजर ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे मैच करता है, जैसे कि CMBR को भी एक्सप्लेन कर पाता है, गैलेक्सीज का डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एक्सपेंशन रेट ऑल्सो, ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड। एंड द सेकंड मॉडल इज द बिग बैंग मॉडल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके मॉडल सपोर्टिंग यूनिवर्स एक्सपेंशन इज देयर आर 2 मॉडल्स, वन इज लैम्डा सीडीएम एंड द सेकंड वन इज द बिग बैंग मॉडल, ठीक है। तो दोनों को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। फर्स्ट तो इट्स डन, लैम्डा सीडीएम तो हो ही गया, एंड बिग बैंग विल कवर इन दी नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के रोल की इन द यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी एंड द स्पेस रिसर्च, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर वर्किंग इन दिस फील्ड ऑलरेडी, लाइक IUCAA. IUCAA is what? Inter University Center for Astronomy and Astrophysics, which is located in Pune. And similarly, TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, which is located in Mumbai. ये दोनों इंस्टीट्यूट दे आर वर्किंग ऑन डार्क मैटर, डार्क एनर्जी एंड द गैलेक्सी फॉर्मेशन, ठीक है। सो लाइक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया IUCAA एंड TIFR, ठीक है। एंड इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ LIGO प्रोजेक्ट, ठीक है। LIGO, व्हाट इज LIGO हेयर? LIGO इज लेजर इंटरफेरोमीटर, लेजर इंटरफेरोमीटर gravitational wave. So this observatory is for detecting the gravitational waves. Gravitational wave observatory, ठीक है, observatory. तो LIGO India is also there. LIGO India एक project है which will work in collaboration with the LIGO US. तो this is a proposed like by 2030 it will be like completely installed. तो अभी इसकी proposed site जो है वो that is in हिंगोली, महाराष्ट्र में है इसकी site. It is under construction. Once operational, LIGO India will detect the gravitational waves and contribute to global astronomy, ठीक है, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। Then there are few other things also like एस्ट्रोस्टैट। एस्ट्रोस्टैट की अगर हम बात करें, ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो गैलेक्सीज और स्टार्स की स्टडी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें IUCAA रिसर्चर्स की, सो दे आर लाइक जो इंटरनेशनल टेलीस्कोप्स हैं जैसे कि हबल हो गया, उसकी जो डेटा को कलेक्ट करके, डेटा को यूज़ करके रेडशिफ्ट के जो सर्वेज हैं और कॉस्मिक मैपिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है।
तो रेडशिफ्ट सर्वे एंड कॉस्मिक मैपिंग में जो IUCA के रिसर्चर्स हैं दे हेल्प इन दैट, ठीक है। तो दे आर यूजिंग द डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट इंटरनेशनल सैटेलाइट्स और लाइक हबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट इज INO, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। INO is India based neutrino observatory that is also like under construction. Its proposed site is Theni, which is in Tamil Nadu. This is the picture of Theni, Tamil Nadu. Aim is to study neutrinos and to study the link, ठीक है, कैसे न्यूट्रिनो इज लिंक टू द डार्क मैटर, इस चीज़ पे स्टडी करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंडिया में दे आर गोइंग ऑन इन द फील्ड ऑफ स्पेस एंड कॉस्मोलॉजी, ठीक है। यहीं पे एंड करते हैं, लेट्स स्टॉप हेयर ओनली, वी हैव कंप्लीटेड मेनी टॉपिक्स टुडे, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने देखा डेसी यूनिवर्स का जो 3D मैप है वो कैसा दिखता है, कैसे लैम्डा सीडीएम मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है एक्सपेंशन को, और इंडिया में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि एस्ट्रोस्टैट हो गया, लीगो इंडिया हो गया, INO ऑब्जर्वेटरी हो गया, कैसे स्पेस साइंस में हमारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे और भी नेक्स्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इट कैन बी ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल वेव्स तो हमने कर लिया है, और भी अगर कोई ऐसे टॉपिक है वेयर यू फाइंड कि लाइक आई नीड एक्सप्लेनेशन, तो वी कैन डिस्कस इट, हम उस पर वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।